स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे जो हमारा पहले वाला लेक्चर था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 जो थी आपकी कंप्लीट कर दी थी रियल नंबर्स की। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पे जाने से पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले दो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। तो वो दोनों थ्योरम मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ जितनी भी एग्जांपल्स हैं हमारी एनसीईआरटी में, एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलती हैं। तो सारी की सारी एग्जांपल्स मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ आज। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की भी एग्जांपल्स मैंने सारी की सारी आपके लिए सॉल्व करी थी। उसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 की भी एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है मेरी सारी की सारी वीडियोस जो हैं, आपका जो चैनल है यहाँ पे हमारा सिविल ऑन स्पॉट करके, तो इसी के ऊपर मेरी सारी की सारी वीडियोस वगैरह आती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले हम लोग देखेंगे थ्योरम। थ्योरम कौन सी देखने वाले हैं, 1.2 देखने वाले हैं। 1.2 थ्योरम क्या बोल रही है हमें, ये बोलती है हमें लेट पी बी या प्राइम नंबर। एक हमारे पास नंबर है, ठीक है, पी करके कोई, ठीक है, हमारे पास क्या है, बी या प्राइम नंबर है। अब पी क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। ये बोल रहा है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी क्या करता है, ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, देन पी क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा किसको, ए को, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ। एक चीज़ और आपको बतानी थी, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि थ्योरम 1.2 से ही आपने स्टार्ट करा, आपने थ्योरम 1.1 नहीं पढ़ाई। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि 1.1 भी मैंने पढ़ा दी है। 1.1 थ्योरम की अगर आप बात करेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में जाके आप देख सकते हैं थ्योरम 1.1 क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, जो मैंने बढ़िया से इसके ऊपर एक लेक्चर बना रखा है। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया था मैंने। तो वो स्टेटमेंट क्या थी उसकी, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसका मतलब भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो क्या आएगी, यूनिक आएगी। और उसमें क्या, जो उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये वो प्राइम्स नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन में आएंगे, और उनका हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे क्या, यूनिक रहेंगे। तो ये हमारी थ्योरम 1 थी जिसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। आज उसी तरीके से हम लोग अपनी थ्योरम 1.2 को करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज आपको इसका क्या करना है, प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे इस चीज़ को। इसको प्रूफ करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ इसी चीज़ को मैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, पी क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हो सकता है ये पेज की हमें ज़रूरत पड़े बाद में। तो यहाँ पे साइड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये पी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को और a को। सबसे पहले ना मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल से आप समझेंगे तो फिर आपको बढ़िया से आप उसको प्रूफ उसका आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेते हैं, a को ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, a को 3, a बोल रहा हूँ यहाँ पे, p को हम लोग 3 ले लेते हैं। हमने माना कि p हमारा क्या है, 3 है। कौन सा प्राइम नंबर ले लिया हमने, 3 को प्राइम नंबर ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a को ले लेते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब थ्योरम क्या बोल रही है हमें कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, जो p है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। 36 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सही बात है। और अगर इसी चीज़ को मैं और a डिवाइड्स कर, p डिवाइड्स a को भी b डिवाइड करता है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि बेसिकली थ्योरम क्या कहना चाहती है।
थ्योरम ये कहना चाहती है कि अगर ए कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर हमारा पी जो है वो डिवाइड्स करता है, जो पी हमारा प्राइम नंबर है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो जो पी है हमारा वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए क्या था यहाँ पे 6 था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अब लेट कर लेते हैं, मान लो प्राइम नंबर हमने पी की वैल्यू ले ली, पी की वैल्यू कितनी ले लें, 2 ले लेते हैं, चलो 2 ले लिया, और ए ले लेते हैं यहाँ पे 4, ए को 4 ले लिया, ए स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या बोला हमें थ्योरम ने कि यो हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता, तो कर लो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8। और सेम जी चीज़ बोलिए कि ए को भी पी क्या करता है, डिवाइड करता है, करके देखते हैं। ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से बिल्कुल अंदाज़ा क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ थ्योरम कहना चाहती है और क्या चीज़ हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। हम वहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं कि जैसे कि ए स्क्वायर है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है तो जो हमारा पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। बस इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, फिर से सुन लीजिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बात थ्योरम तो प्रूव करने में आप यूट्यूब पे जाएंगे, सभी ने प्रूव करा रखी है, लेकिन आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो हम ये करना चाहते हैं, यहाँ पे सुन लीजिएगा एक बार फिर से, कि अगर हमारा पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो पी है वो ए को भी डिवाइड करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने 2 प्राइम नंबर ले लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 ले ली, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को 2 से करा तो 8, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रूफ करके कि 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे, हमारा रिटर्न में प्रूफ करने वाले हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे इंग्लिश वगैरह यूज़ होगी जिस तरीके से हम लोग करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपका मैथमेटिक्स कम, उसमें इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, ये सब आपको भी पता है ऑलरेडी। यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ बीच में मैं, क्योंकि मेरे को ये स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन, हमें गिवन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, अगर आपको आता है तो सेम ऐसे ही आपको करना है। गिवन क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, ए भी है पॉजिटिव इंटीजर। जो चीज़ गिवन है हमें, मैं वो लिख रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और क्या हमें बोला जा रहा है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर को ये कर रहा है, और देन पी डिवाइड्स ए, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे हम प्रूफ करके बताने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ए की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, ए बी एस फॉलो। बी एस फॉलो का मतलब क्या होता है कि नीचे हमने लिखी हुई है फॉलोज, फॉलोइंग लिखा होता है ना, फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे चीज़ें लिखी गई हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं भी फॉलोइंग ही लिख रहा हूँ आपको बताने के चक्कर में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉलोज लिखेंगे, वी एस फॉलोज। अब ए की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, ए क्या है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ए की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है, P2 हो जाएगा, अभी हमें पता नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे P3 हो जाएगा, और इसको कहाँ तक जाएगा, ये Pn तक चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जो भी चीज़ समझानी होगी। जैसे थोड़ा सा पेज और यूज़ कर लेते हैं इतना, जैसे कोई नंबर लिख लो 16,
जैसे सिस्टीन लिख लो। सिस्टीन की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था, अब कुछ बच्चे होंगे, बराबर बता ही देता हूँ मैं, डायरेक्ट क्या लिखना फिर, 8 2 4 2, ठीक है। तो सिस्टीन की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे तो क्या आएगी, 2 × 2 × 2 × 2 तो ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। वैसे ही अगर हम लोग किसकी देखते हैं, 6 की देखते हैं, 6 की क्या आ जाती है, 2 × 3 आ जाती है। तो 6 में कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 16 में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ आपको कि ये इसको हमने 6 को किसके फॉर्म में लिखा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। 2 और 3 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर ए लिख दूँ तो मुझे पता नहीं है कि आगे क्या आएगा इसका, इसलिए मैंने लिख दिया P1 P2 यहाँ पे, और आगे जाके मैंने लिख दिया कि Pn तक, कुछ भी हो सकता है, अब मुझे पता नहीं है। अब मान लो यहाँ पे अगर 2 नंबर आए तो जैसे ये इसका ए अगर 6 निकल के आया तो मैं लिख दूंगा 2 × 3। अब ये अगर यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 50 होगी तो जो इसकी निकल के आएगी वो चीज़ हम लिखेंगे। तो अब आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली हमारी बात जितनी भी हो रही है स्क्वायर में बात हो रही है, ए स्क्वायर हमें यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा, Pn तक जाएगा, Pn का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ मैं, वेयर ये हमारा जो P1 है, P2 है, P3 है, या अप टू Pn है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, प्राइम्स हैं, और प्राइम्स। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। आपको पता है कि ये क्या है, प्राइम प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में लिखा है, प्राइम नंबर्स की, प्राइम्स नंबर, प्राइम नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आगे बता भी दी आपको, 6 को जब मैंने 2 × 3 की फॉर्म में लिखा, और 2 और 3 क्या हैं, उसके प्राइम्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से लेंगे। नाउ फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, क्या बोल रही है स्टेटमेंट, अगर हमारा P डिवाइड कर रहा है किसको, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये चीज़ गिवन है ना हमें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि P डिवाइड करेगा ए को भी, बस ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये चीज़ तो हमें गिवन है कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो नाउ फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P क्या करता है हमारा जो है, P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। इसका मतलब क्या हो गया, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर P इज अ, P क्या है हमारा, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। मैंने क्या चीज़ बोल दी यहाँ पे, मैंने सिंपली ये चीज़ बोल दी, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने ये बोला अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। प्राइम फैक्टर कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो, ये देखिए यहाँ पे, ये था 16 को मैंने करा किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आया 8। अब यहाँ पे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए आप, ए स्क्वायर क्या 16 है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर 16 है, तो ये ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पे। तो 2 इसका क्या है, आप देख रहे हो 2 इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है, PF लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। कैसे आप पता चला हमें, जब हम लोगों ने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखी, तो अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका प्राइम फैक्टर है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का।
तो p हमारा प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। लेकिन यही जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, या मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ाया था, तो वहाँ से हम क्या देखेंगे, अब उसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम यूनिकनेस। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस। पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। टी को बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है, हमारी थ्योरम है, तो यहाँ पे हर चीज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें क्या पता चलता है, ये उसका यूनिकनेस पार्ट है। तो वो क्या बोलता है हमें कि अगर हमारा क्या है, p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, अगर p हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का, तो उससे हमें ये पता चला कि p इनका पार्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए जो नंबर है p1 p2 p3 pn, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, किसके, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये क्या है, इसके प्राइम नंबर्स नहीं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यो हमारा P1 है, P2 P3 अप टू Pn, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने ये पता चल गया कि P क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। तो यहाँ से यूनिकनेस पार्ट से पता चल गया, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम तो यही बोलती है ना। अगर हमने आपको मैंने जब बताया था, बढ़िया तरीके से बताया उसमें, कि जब हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो उसके पास हमारे पास क्या, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स हमारे पास निकल के आएंगे वो यूनिक होंगे। तो यूनिकनेस पार्ट से हमें ये पता चला कि p इन्हीं का पार्ट होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। सो p जो है हमारा, p इज अ पार्ट ऑफ, जब कोई चीज़ हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो उसमें यही चीज़ें रहती हैं। इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स में प्रॉपर इंग्लिश चलती है आपकी, p3 अप टू Pn तक। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि p किसका पार्ट है, P1 P2 P3 अप टू Pn तक के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, इन्हीं का पार्ट होगा, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा p। तो ये चीज़ अगर हमें यहाँ पे पता चल रही है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिंस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर p यहाँ का है, तो a के जब आप देखोगे तो a के भी प्राइम फैक्टर्स तो यही है ना, P1 P2 P3। इसका मतलब ये क्या होगा, p जो होगा वो फैक्टर होगा a का भी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसका पार्ट है, तो सिंस p इज अ फैक्टर ऑफ a, p क्या होगा, फैक्टर होगा a का। तो देयरफॉर अगर ये इसका फैक्टर है, अगर p क्या है, फैक्टर है a का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब p क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा, p देयरफॉर p डिवाइड्स a। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ करके बता दिया आपको। एक बार फिर से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करी गई है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको वापस बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बोला गया है ए हमारे पास कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने माना, हमने क्या करा, हमने ली प्राइम फैक्टराइजेशन ए की। अब हमें ए कौन सा नंबर है ये पता नहीं है, लेकिन उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, किसके, प्राइम फैक्टर्स के। मैंने लिख लिया P1 P2 P3 अप टू Pn तक जो भी नंबर होंगे। फिर हमने बोला गया हमें कि ए स्क्वायर क्या कर रहा है, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। तो यहाँ पे P1 P2 P3 Pn क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है स्टेटमेंट से कि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को।
तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p क्या है, उसका फैक्टर है एक a स्क्वायर का। तो यही चीज़ मैंने लिख ली यहाँ पे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूनिकनेस पार्ट है वो हमें क्या बोलता है कि अगर कोई हमारा यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है या कंपोजिट नंबर है हमारा, उसको अगर हम उसकी प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं, तो वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो वहाँ से हमें पता चला कि p अगर यूनिक होंगे, इसका मतलब p इन्हीं का पार्ट होगा, फिर P1 P2 P3 अप टू Pn तक का। अगर इनका पार्ट है तो प्राइम फैक्टर्स तो a के भी यही हैं, तो सिंस p इज़ अ फैक्टर ऑफ a का भी क्या होगा, p फैक्टर होगा। तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं अगर p a का फैक्टर है तो p a को तो डिवाइड करेगा ही। तो यहाँ से ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। तो आई होप आपको अब ये थ्योरम जो है बढ़िया से अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे आएगा हमारा √2। क्या आएगा यहाँ पे, √2 आएगा हमारे पास। तो हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, हमारा हमारा √2 इज़ इरेशनल। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी भी एक बार प्रूफ करा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर पढ़ाए थे। अगर आप मुझे रेगुलरली आप मेरे को क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। ये एक तरीके से नहीं, दो तरीके से बताई थी मैंने आपको, लेकिन आज इसको मैं बढ़िया से फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे नीचे जितने मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। वहाँ पे मैंने इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको प्री कैप दूँ इसका, कि पहले जो मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि √2 क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, जब हम लोगों ने डेसिमल्स के, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हमारा √2 वहाँ पे मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमारा क्या होता है, डेसिमल होता है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, एक तरीका वो था और दूसरा कौन सा था, कॉन्ट्राडिक्शन का था। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उस मेथड से हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका प्रूफ जो है ना बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। इस तरीके से बताऊंगा मैं इसका प्रूफ आपको कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे ही नहीं कि कैसे हमें करना है। तो क्या करने वाले हैं, यूजिंग, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, पहले वो लिख रहा हूँ, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन का स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही होता है, कॉन्ट्राडिक्शन यही होगा। तो इस मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करेंगे, हम लोग कोई चीज़ मान लेंगे पहले, ठीक है। जैसे √2 को हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है, बाद में उसी को हम लोग क्या कर देंगे कि इसी जो चीज़ मानी हुई है, अगर ये चीज़ लास्ट में जाके सही निकलती तो ठीक है, अगर गलत निकली तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इरेशनल है। सिंपल सी बात है। किसी चीज़ को मैंने मान लिया, मान लो कि आपको मैंने 10 रुपीज़ का नोट पकड़ाया और आपको मैंने बोल दिया कि ये 10 रुपीज़ का नोट नहीं है, ये कितने रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का है। आप मान गए कि 100 रुपीज़ का, लेकिन है 10 का है। जब आप दुकानदार के पास जाओगे तो वहाँ पे जाके आपने 100 का सामान लिया, नोट दिया 10 वाला वहाँ पे, तो दुकानदार क्या करेगा, 90 रुपये का सामान वापस ले लेगा आपसे। तो जब आप मेरे पास वापस आओगे तो मैं तो बोलूँगा ये चीज़ मैंने आपको मानने को बोला था, तो ये चीज़ अगर गलत आई है तो ये क्या है, 10 रुपये का नोट ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हम मानेंगे कि ये रैशनल है। लास्ट में जाके जब ये पता चलेगा कि हमें क्या है कि ये रैशनल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये इरेशनल है। तो सिंपल सी चीज़ है, वही यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए आप कैसे करेंगे। मैंने करा लेट, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, √2 इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, यहाँ पे जब मैंने इसको रैशनल नंबर माना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए, रैशनल नंबर में क्या होता है हमारा। अभी यहाँ पे √2 को मैं किसके बराबर लिख देता हूँ, a/b के बराबर लिख देता हूँ। a/b के बराबर कैसे लिख दिया मैंने, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी से। वेयर a एंड b क्या है हमारे पास, a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर को प्राइम,
प्राइम। ये किसकी प्रॉपर्टी है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, ए वाई लिखो या पी वाई क्यू लिखो, एक ही चीज़ है। और पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और यहाँ पे जो पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम। अब यहाँ पे ए और बी को प्राइम। अब ये वर्ड आपके लिए नया आया होगा, को प्राइम। को प्राइम वर्ड जो है आपके लिए क्या है? नया है। को प्राइम वर्ड क्या होता है? जिनका नो कॉमन फैक्टर, लिख लीजिएगा आप, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि 1 तो सबका होता है। कल को कोई उठ के बोलेगा कि आपने बोल दिया नो कॉमन फैक्टर, तो 1 तो होता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कौन से नंबर को प्राइम होंगे? जैसे ए और बी है, ए और बी क्या होंगे? को प्राइम है। को प्राइम कैसे हैं? क्योंकि इनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा बढ़िया से, नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर और नहीं है। अब कॉमन फैक्टर जैसे मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कर लेते हैं आगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये हमारा हो गया, ऊपर लिख दिया मैंने 8, नीचे लिख दिया मैंने 4। तो इसका अगर कॉमन फैक्टर की बात करूं तो ये 2 से चला जाता है, ये भी 2 से चला जाता है, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर आ गया। इनको मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्या है हमारे यहाँ पे, इसको मैं ये नहीं चीज़ बोल सकता। मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ वहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ जैसे 2 और 3 है। अब 2 और 3 क्या है? हमारे को प्राइम है। इनको हम लोग को प्राइम नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनका अदर देन 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन इसको हम को प्राइम बोलेंगे। क्यों को प्राइम बोलेंगे यहाँ पे? को प्राइम इसलिए बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है हमारा। इसको अगर हम बात करें तो 8/4 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट जैसे को प्राइम अगर मैं वर्ड साथ में यूज़ करता हूँ, तो को प्राइम का मतलब क्या हो जाता है हमारा? को प्राइम का मतलब ये होता है हमारा यहाँ पे कि इनका अदर देन, ठीक है, अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे पहले मैंने शायद गलती से बोल दिया पी वाई क्यू जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो वो को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर जैसे 8/4 है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 8/4 को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे जाके? यहाँ से हम सिंपली आगे क्या बोलेंगे इसको? अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे बी को उस तरफ ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा? √2b। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ? मेरे को ना ये रूट इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, चलो रूट को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी मैंने, तो क्या आ जाएगा स्क्वेयर करने से दोनों तरफ? इस तरफ तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, बी स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट कैसे हटा? देख लो यहाँ पे, अगर किसी को नहीं पता तो। स्क्वेयर रूट की पावर कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 2 इंटू 1/2 की पावर 2, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, 2 ही बच गया। तो ये ऐसे इस तरीके से आ गया। अब ये जो चीज़ हमारे पास निकल के आई है ना यहाँ पे, ये वाली, ए इज इक्वल टू 2b, ए स्क्र इज इक्वल टू 2b², ये हमारे पास जो चीज़ निकल के आई है, इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ इसको मैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों मान रहा हूँ? अभी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी आगे जाके। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस मलाइस b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से ना बहुत ही अच्छी चीज़ हमें पता चली। क्या पता चली? कि 2 क्या कर रहा है हमारा? डिवाइड्स 2 डिवाइड्स a²। 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है a² को। तो अब 2 डिवाइड कर रहा है a² को, अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे। इसलिए मैं बोला था कि अब आपको मज़े आ जाएंगे। फ्रॉम थ्योरम 1.2, 1.2 से हमें पता चला था अगर कोई चीज़ है, ठीक है, 2 क्या है हमारा? यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है। अगर 2 हमारा a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्योरम 1.2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स a। 2 क्या करेगा? डिवाइड करेगा किसको? a को भी डिवाइड करेगा।
तो ये कैसे लिखा मैंने, थ्योरम से लिखा। थ्योरम दिखा देता हूँ एक बार, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो यहीं पे हमने फाइंड करा था ना, अगर p डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, वही चीज़ मैंने करी है यहाँ पे। अगर मतलब 2 हमारा ए स्क्वायर को कर रहा है तो 2 a को भी करेगा, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो 2 यहाँ से क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। अगर हमारा 2 डिवाइड कर रहा है a को तो 2 इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 फैक्टर, लेकिन रहने दीजिए, लिख के क्या करना है हमें पता है, लास्ट में कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, हमारा क्या बोल रहा हमने, a को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो मैं लिखने वाला हूँ। इसको अब मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, c के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। लेट, यहाँ से ऊपर लिख लिया, लेट लिख लीजिएगा, लेट ए वाई, इसको इम्प्लाइज को हटा देते हैं, लेट लिख लीजिए, लेट ठीक रहेगा क्योंकि हमने माना है ना यहाँ पे, इम्प्लाइज यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, लेट लिख लेते हैं। लेट a/2 को हमने c के बराबर मान लिया यहाँ पे मैंने, अब तो a किसके बराबर आ जाएगा, 2c के बराबर आ जाएगा। अब a की वैल्यू ना मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब क्यों पुट कर रहा हूँ ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो, क्या आ जाएगा, इसको भी इसमें पुट करेंगे तो 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, b स्क्वायर निकाल लेंगे। b स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसको आगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, b स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं करा हमने यहाँ पे, 2। तो बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ रहा है इससे, तो हमने करा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर करा हमने, तो हम इसको b स्क्वायर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 2c स्क्वायर निकल के आ गया। तो यहाँ से हम अब क्या करने वाले हैं, c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ भी हमने यहाँ पे निकाल ली। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 डिवाइड्स, फिर से सेम चीज़, 2 डिवाइड्स इसको डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किससे, फ्रॉम थ्योरम, कौन सी थ्योरम, 1.2 से। तो क्या पता चला हमें, 2 डिवाइड्स बी, 2 किसको डिवाइड करेगा तब, बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 क्या है हमारा, बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ आपके लिए पहले, ये आपको नहीं तो डाउट देता रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पे इसी पेज पे लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा पेज को क्लीन कर रहा हूँ आपके लिए। इरेज कर दिया हमने, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया, यहाँ पे देयरफॉर क्या पता चल गया, ए एंड बी हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। कैसे लिखी मैंने ये चीज़, फिर से पीछे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि यो हमारा, ये चीज़ मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 जो है हमारा वो ए को डिवाइड कर रहा है और 2 हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी कि हमारा 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, कि 2 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। अगर 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे मैंने क्या स्टार्टिंग में मान रखा है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन क्या मान रखा है हमने यहाँ पे, ए और बी तो को प्राइम्स हैं, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे तो मैंने निकाल दिया कि इनका कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम बोल सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
ये क्यों आ रहा है ऐसा? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है? इज एराइजन, एराइजन बिकॉज ऑफ, बिकॉज एराइजन बिकॉज ऑफ वो रॉन्ग इजम्पशन, हमने क्या गलत इजम्पशन मान रखी है, तभी तो ये चीज़ आ रही है, रॉन्ग इजम्पशन। हमने क्या इजम्पशन मान रखी थी कि रूट टू हमारा, रॉन्ग इजम्पशन मान रखी थी कि रूट टू हमारा क्या रैशनल नंबर है, देयरफॉर अब हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से, रूट टू इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है कि अगर ये चीज़ आ जाती है आपको, कैसे मैंने यहाँ पे रूट टू को इरेशनल प्रूफ करा। अब आपके लिए एक बार मैं फिर से इसको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या चीज़ थी यहाँ पे, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना था कि रूट टू हमारे पास इरेशनल है। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि रूट टू हमारा रैशनल है। अगर रूट टू हमारा रैशनल है तो आपको पता है रूट टू ए बाई बी के बराबर मान लिया मैंने। अब ए और बी क्या होंगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और बी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने ये माननी कि ए और बी क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, जिनका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन। ठीक है, ये चीज़ मैंने मान ली। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवाई, इसकी और इसकी, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू रूट टू भी आ गया। रूट टू मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने स्क्वेयरिंग करी दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ से मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अभी अभी हमने थ्योरम 1.2 में देखा कि अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। फिर मैंने क्या मान लिया, लेट यहाँ पे टू डिवाइड कर रहा है ए को, तो ये चीज़ मैंने लिखी ए डिवाइड बाई टू, इसको मैंने सी के बराबर मान लिया। तो ए की वैल्यू मैंने मान ली टू सी है, इसको मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो ए की जगह पे टू सी पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू सी का स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा टू सी के स्क्वायर के बराबर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पे कितनी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो बी स्क्वायर है, टू बी स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है, तो टू डिवाइड बी स्क्वायर। लेकिन अभी हमने थ्योरम में देखा कि अगर बी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है तो टू बी को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब टू क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, ए और बी का। लेकिन ये जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो कोई और ए और बी का को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर हो नहीं सकता तो इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मान रखा था वो गलत है। तो हमने मान रखा था ये रैशनल है, तो हमने इसको बोल दिया कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये दोनों थ्योरम क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग आगे, जो हमारी एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर आते हैं। तो जो हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है, फोर एग्जाम्पल तक हमने कर ली थी, वो एक्सरसाइज 1 में आती है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, रूट 3 को प्रूफ करना है, क्या इरेशनल प्रूफ करना है। अब इसको मैं यहाँ पे कराऊँ या ना कराऊँ ये बताइए आप सिर्फ एक बार मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर आप बोलेंगे ना कि इसको भी कराना है तो मैं फिर से करा दूंगा, नहीं तो मैं इसी में बता रहा हूँ आपको। तो इसी में क्या चेंजेस होंगी सिर्फ सुनिएगा यहाँ पे। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगेगा कि इस एग्जाम्पल को मेरे को फिर से कराना चाहिए तो मैं फिर से क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कराने में। लेकिन एक बार ना आप इसको खुद करिएगा। यहाँ पे क्या करना है, रूट टू की जगह पे रूट 3 रहेगा, सेम बाकी ए बाई बी रहेगा, ए इक्वल टू रूट 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, फिर लिख दोगे फ्रॉम थ्योरम 1.1 3 डिवाइड्स ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर लिख लोगे ए डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी, ए इक्वल टू 3c, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर होगा ना वहाँ पे। तो ए इसको 3 या जब आप क्या करोगे, ए की जगह पे 3c स्क्वायर पुट करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 3 का करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यो आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, 3c स्क्वायर निकल के आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे सी स्क्वायर निकालोगे तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 3 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को भी, सेम लिख दोगे 3 डिवाइड बी, और वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, ए एंड बी हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों में 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है, और यही चीज़ लिख दोगे कॉन्ट्राडिक्शन में, फिर लिख दोगे √3 इज़ इरेशनल। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको सिर्फ वही चीज़ लिखनी है, √2 की जगह पे √3 लिखना है, और एक स्क्वायर करने का यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे 9 लिखना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगेगा कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ करानी चाहिए तो मैं फिर से करा दूंगा, नहीं तो मैं जो चीज़ मेन है वो करवाता हूँ आपको। जो एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रही है, एग्जाम्पल नंबर 6 ये हमें क्या प्रूफ करने को बोलने वाले हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है हमें शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 को क्या क्या शो करना है हमें, इरेशनल। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ये आप ना एनसीईआरटी की बुक रखिए अपने सामने, वहाँ से आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे बढ़िया से ऊपर। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करने को बोला जा रहा है मेरे को, 5 माइनस √3 को इरेशनल शो करना है मेरे को। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूज कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूजिंग मेथड ऑफ, सेम वही चीज़ लिखनी है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि लिखने का तरीका आपका सेम होता है, मैं चेंज नहीं कराता ज़्यादा, नहीं तो बच्चों को डाउट रहता है। जब बार बार चेंज कराऊंगा फिर आपको क्या होगा कि इसमें क्या लिखना था उसमें क्या लिखना था। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम रिज्यूम करेंगे क्या, लेट 5 माइनस √3, √3 लिखना था, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर से 5 लिख रहा हूँ, तो इरेज कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे रूट आएगा 5 माइनस, आज मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पे है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 2-3 बार इरेजर यूज़ करना पड़ा है मेरे को। 5 माइनस √3 इज़ रैशनल नंबर। ये मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, नंबर को पूरा लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कि 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b, किसके बराबर हो जाएगा ये, a/b के बराबर हो जाएगा। और वेयर करके यहाँ पे वो चीज़, वो सेम पूरी कहानी जो है, a और b जो है दोनों किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, z को बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और क्या होता है, b0 इक्वल टू 0, और a और b दोनों क्या है यहाँ पे, a एंड b क्या है यहाँ पे, आर को प्राइम्स। वही सेम कहानी आपको यहाँ पे वापस लिख लेनी है, जो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b है, √3 को इस तरफ ले जाएंगे और a/b को इस तरफ ले आएंगे। तो 5 माइनस a/b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये यहाँ का पॉजिटिव था, यहाँ पे आके ये क्या नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3 के बराबर आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू √3। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, क्या आ गया, 5b हमारे पास क्या निकल के आ गया, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू √3। हमें ये चीज़ पता है, सिंस क्या पता है हमें, a एंड b और इंटीजर्स। अब ये जेड क्या है, इंटीजर्स है, बिलोंग्स का इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसको बिलोंग ये कर रहे हैं। जिस चीज़ मैं बता चुका हूँ, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा होगा वो चीज़ ये पूछेगा नहीं कि इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें बताई हुई हैं मैंने। ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अगर ए और बी हमारे इंटीजर हैं तो क्या होगा, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b,
ये भी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्या होगा, ये इज रैशनल, ये रैशनल होगा, ठीक है, ये रैशनल होगा। बट व्हाट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, देखो 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो √3 के बराबर आ रहा है, तो हमें पता है कि √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √3 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ऊपर मान रखा है ये गलत निकला हमारा। अभी मैंने ये माना ना कि 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल नंबर है। अभी यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ए और बी इंटीजर्स हैं, 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे इज रैशनल नंबर। रैशनल लिख सकते हो, रैशनल नंबर लिख सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ से ये किसके बराबर आ रहा है, √3 के। √3 अभी हमने प्रूव करके देखा था, √3 क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। व्हाट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो यो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मानना हुआ ये गलत है हमारा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन, सेम चीज लिखनी है आपको, एराइजन बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग assumption। हमारी रॉन्ग assumption की वजह से। देयरफॉर कौन सा नंबर था हमारे पास, 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, इरेशनल है। तो सिंपली हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे कैसे प्रूव कर दिया, हमने क्या करा, एक कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया, हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल नंबर है, या रैशनल बोल लो यहाँ पे। तो 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b के बराबर मान लिया मैंने यहाँ पे। √3 यहाँ पे नेगेटिव था, उसको उस तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, a/b पॉजिटिव था, इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू √3। अब a और b अगर इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे क्या है, 5 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए हो रहा है, डिवाइड बाई b हो रहा है। तो ये वाली टर्म जो है पूरी क्या होनी चाहिए, रैशनल आनी चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल के बराबर है। तो √3 क्या होता है, इरेशनल है। इसका मतलब क्या है, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने मानी हुई है वो गलत है कि ये √5 माइनस √3 रैशनल है, रैशनल नंबर है। ये तो रैशनल आया नहीं क्योंकि ये √3 के बराबर आ रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये हमने प्रूफ कर दिया कि 5 माइनस √3 क्या आ गया हमारा, इरेशनल आ गया। अब करते हैं आज की हमारी जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रही है आपको, एग्जाम्पल 7 इसमें आपको बोला जा रहा है शो दैट, इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, शो दैट, क्या शो करना है हमें, 3√2 इज इरेशनल। तो अब आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, अभी शो कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फट से डालोगे सोल्यूशन। इसको चलो एक ही पेज पे ख़त्म करते हैं, तो बीच में ना लाइन लगा देते हैं, स्पेस बच जाता है लाइन से, नहीं तो फिर मैनेज नहीं कर पाते। एक ही पेज पे ख़त्म कर डालेंगे इसको। तो यूजिंग मेथड ऑफ, आप सबको जो मैं पढ़ाता हूँ वैसे समझ तो आता है ना, क्योंकि आप लोग ना चैनल वगैरह ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो कुछ भी। यहाँ तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा न्यू चैनल है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आता, मैं सिर्फ खुद को ही पढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ पे, खुद ही पढ़ता हूँ खुद ही पढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ पे। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लेट, क्या लेट करेंगे यहाँ पे, 3√2 इज
रैशनल। हमने ये मान लिया कि हमारा जो 3√2 है वो क्या है, रैशनल। तो दिस मलाइज डाल के क्या आ जाएगा, 3√2 इक्वल टू a/b, वेयर क्या है यहाँ पे हमारा, a और b क्या है हमारे, a और b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं √2 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3b, ये चीज़ हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को इस तरफ लाएंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, √2 इसी के बराबर हो जाएगा। जब किसी चीज़ को इसको उस तरफ लिखना हो और इसको इस तरफ लिखना हो तो हम बीच में इसको क्या कर देते हैं, और a डिवाइडेड बाई 3b इक्वल टू √2। तो सिंस क्या क्या पता है हमें, सिंस a एंड b और इंटीजर्स, ये क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो हमारा क्या होगा, देयरफॉर a डिवाइडेड बाई 3b, a डिवाइडेड बाई 3b इज रैशनल। जी क्या होगा, रैशनल होगा। व्हाट वी नो दैट, हम जो चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि क्या जानते हैं हम लोग, a डिवाइडेड बाई 3b तो √2 के बराबर है, तो √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। वी नो दैट √2 इज इरेशनल। यही चीज़ जानते हैं ना हम लोग कि हमारा क्या है, √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने मान रखी है वो क्या गलत आ रही है यहाँ पे। ये तो a/3b यू रैशनल के रैशनल होना चाहिए था, लेकिन ये रैशनल कहाँ पे है, ये तो √2 के बराबर आ गया। √2 तो हमारा √2 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल है। इसका मतलब जो चीज़ मानी हुई है वो गलत है। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन ठीक है। क्यों इराइजन हुआ जी, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, एक सेकंड लाइट बंद हो गई यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कि ये चीज़ जो जहाँ पे आई है राइजन हुई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आया। कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया कि a/3b क्या है, रैशनल है, लेकिन ये तो इरेशनल के बराबर निकल के आ गया यहाँ पे। तो ये किसकी वजह से आया, सब चीज़ें क्यों गलत हुई, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, जो हमने मान रखी है कि √3/2 रैशनल है। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से प्रूफ कर दी कि 3√2 हमारा इरेशनल क्यों है। बाकायदा प्रॉपर आपको मैंने प्रूफ के साथ बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पे कि सिंस a और b हमारे इंटीजर्स हैं तो उसकी वजह से ये रैशनल के बराबर होने चाहिए। a/3b यू है रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये √2 के बराबर आ रहा है तो ये इरेशनल है। तो आई होप अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से इसकी भी हम लोगों ने प्रॉपर सॉल्व कर ली हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग इसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपना जो चैप्टर है रियल नंबर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके रिलेटेड दो चीज़ें मैंने आपको और बतानी है, ये एक्स्ट्रा हैं आपके, ये मतलब मान लो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा हैं, ये आपको पूछी जा सकती हैं। क्या बताना है आपको वो भी नोट कर लीजिए। एक तो मैं बताऊँगा आपको कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से।
यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है उससे हम लोग कैसे उससे जो लेमा एल्गोरिथम जो उसका है बेसिकली उसी का पार्ट है आगे, तो उसे हम लोग कैसे हमारा जो HCF फाइंड करते हैं। और तीसरी चीज़ आपको ये बतानी है मैंने यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो शॉर्टकट मेथड जो यूज़ करते हैं हम लोग जैसे LCM और HCF फाइंड करने का, तो आपको पता है कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF जब करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। लेकिन ये वैलिड कब होता है, जब हमारे पास 2 ही नंबर हों। अगर हमारे पास नंबर 3 हो जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ आपको बतानी है मैंने आपको। क्योंकि अगर आपको कहीं एग्जाम में प्रूफ करने को बोल देते हैं यहाँ पे कि HCF दे देते हैं 3 नंबर का और उसके बाद में क्या देते हैं 3 नंबर पकड़ा देते हैं आपको, पूछ देते हैं कि बताइए LCM क्या होगा, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा जो NCERT में नहीं था। क्योंकि NCERT की अगर आप जाएंगे तो नोट टू द रीडर जो होता है उसका जो नीचे बना रहता है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, समरी होती है यहाँ पे, तो उसके नीचे इन्होंने दे रखा है। तो ये चीज़ भी मैं आपके लिए क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल बना के ले आऊँगा। लेकिन वो वीडियो क्या रहेंगी, एक्स्ट्रा में रहेंगी हमारी, उसको एक्स्ट्रा सेशन में रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और हमारा जो रेगुलर है वो चलता रहेगा साथ साथ में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।